नमस्कार दोस्तों, बायजूस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज 12 अगस्त 2020 के डेली करंट अफेयर्स के साथ मैं आपका दोस्त हाजिर हूं और आज के डेली करंट अफेयर्स से आप लोगों को तमाम गवर्नमेंट एग्जाम्स जैसे एसएससी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, बैंकिंग और ऐसे तमाम गवर्नमेंट एग्जाम्स में आपको मदद मिलेगी। दोस्तों, हमारा ये एंडेवर, हमारा ये प्रयास, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आ रहा होगा और कृपया करके आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बिना समय व्यतीत किए हुए और वेस्ट किए हुए चलिए हम लोग आज के पहले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, जहां पर हम लोग शुरुआत करेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के साथ। नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स में कल जो खास बातें हुई हैं, चलिए पहले उनको देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल यूथ डे की। देखिए दोस्तों, अपने एग्जाम के लिए हमको याद रखना है कि किस दिन इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। 12 अगस्त को। ये तारीख आप याद रखिए। देखिए दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं कि इस यूथ डे को डेजिग्नेट, शुरुआत किसने किया, नामित किसने किया, तो 1999 में, वर्ष 1999 में यूनाइटेड नेशंस की तरफ से इसको डेजिग्नेट किया गया था। देखिए, उस साल शुरू हुआ, मतलब नामित किया गया, और 2000 में 12 अगस्त को पहली बार इसे मनाया गया। तो बेसिकली पर्पस क्या है यहां पे? पर्पस क्या था? अवेयरनेस बढ़ाना है, लोगों में जागरूकता बढ़ानी थी। कल्चर और लीगल जो संबंधित मामले हैं, जो भी यूथ से रिलेटेड है, उनके तरफ लोगों का अटेंशन ड्रॉ हो सके, ये बेसिक एजेंडा था इस इंटरनेशनल यूथ डे का। और इसी के लिए 12 तारीख से, इसीलिए 12 अगस्त को हम इंटरनेशनल यूथ डे मनाते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर एक चीज याद रखिए कि हमसे एक और सवाल पूछ सकता है कि थीम क्या है। जैसे देखिए, इस साल का थीम है यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। हर साल का थीम अलग होता है। जैसे अगर 2014 के थीम की बात कर ले, स्लोगन की बात करें, तो वो था यूथ एंड मेंटल हेल्थ। 2015 था यूथ एंड सिविक इंगेजमेंट, और इस साल है यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। तो हमसे पुराना तो नहीं पूछना चाहिए, लेकिन इस साल का बिल्कुल याद रखिए, ये आ सकता है हमारे लिए। तो आप देख सकते हैं, इसके अलावा मैंने आपको इंफॉर्मेशन दे रखा है कि जनरल असेंबली, आपने ये यूएन के बारे में पढ़ रखा होगा, उनका एक मुख्य अंग है। जैसे सिक्योरिटी काउंसिल का आप सुनते हैं, उसी तरह से जनरल असेंबली भी है। और इसने रिकमेंडेशन को इंडोर्स किया था। रिकमेंडेशन किसने किया, किसने सिफारिश की? सिफारिश की गई थी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर यूथ के द्वारा। इन्होंने ये सिफारिश की, और इसके कारण ये जो इंटरनेशनल युद्ध है, उसके बाद 2000 से लगातार मनाया जाने लगा। जैसे मैंने पहले ही कहा कि ये क्यों मनाया जाता है? युवा लोगों के लिए, उनके सिग्निफाई करता है, उनके महत्व को इंगित करता है, हाईलाइट करता है इंपॉर्टेंस ऑफ यंग पीपल। क्योंकि वो सिर्फ हमारा फ्यूचर नहीं है, वो सिर्फ हमारी भावी पीढ़ी नहीं है दोस्तों, बल्कि ये भी याद रखना है कि वे हमारा जो आज है, हमारी जो वर्तमान है, उसका भी वो प्रेरणा शक्ति बनते हैं, उसके भी वे ड्राइविंग फोर्स हैं। तो इस चीज को हमें याद रखना है दोस्तों कि हमारा भविष्य तो वो है ही, हमारा वर्तमान भी अगर चल रहा है, परिवर्तित हो रहा है, तो उसमें यूथ की एक बहुत बड़ी भूमिका है। दोस्तों, अंग्रेजी में कई बार आपने डेमोग्राफिक डिविडेंड और ये तमाम शब्दों का नाम सुना होगा या प्रयोग सुना होगा। कहते हैं ना कि हमारा देश एक बड़ा ही यंग देश है, यंग कंट्री है, और इसी कारण से फ्यूचर में काफी ज्यादा कंट्रियों के ऊपर भारत को एक एज है, एडवांटेज मिलेगा। एडवांटेज क्या मिलेगा कि दोस्तों हमारे पास यंग पॉपुलेशन है जो कामकाजू होगी। तो इसमें आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले न्यूज को लेते हैं। देखिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर लॉन्चेस कृषि मेघ। अब देखिए, यहां पे दो चीजें आई। पहले तो हम देख लेते हैं भाई, एग्रीकल्चर मिनिस्टर हमारे कौन है। तो यहां आप उनका नाम देख सकते हैं, श्री नरेंद्र सिंह तोमर। ये हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। यहां पे एक चीज याद रखिए दोस्तों कि मिनिस्टर्स जो हैं बदलते रहते हैं, कभी आगे चलकर कोई और नाम हो सकते हैं, कोई भी व्यक्ति बन सकते हैं।
तो ये आप हमेशा इसको देखते रहेंगे। इसके बाद अब दूसरी बात आती है कृषि मेघ की। देखिए दोस्तों, कृषि और मेघ, कृषि जिसका अंग्रेजी हो गया एग्रीकल्चर, और मेघ, मेघ क्लाउड हो गया। तो आप देखिए इसको किसने डेवलपमेंट कैसे हुआ है। जैसे देखिए, नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन सिस्टम, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज, इसका अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो ये है। इसको जो लॉन्च करने की बात है, इसमें कौन कौन है आप देखिए दोस्तों, केवीसी अलुनेट कृषि विश्वविद्यालय छात्र अलुमनाई नेटवर्क, और साथ में है ऑनलाइन एक्रेडिशन सिस्टम फॉर हायर एग्रीकल्चरल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। दोस्तों, जितने बड़े बड़े यहाँ पे ये नाम हैं, यहाँ पर आप देखिए, मेरे हिसाब से सवाल शायद इससे ना बने, ये चीजें नहीं आएगी। कृषि में एक सुनिए, याद रखिए किस मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, मिनिस्टर साहब का नाम क्या है, ये चीजें हमसे पूछ सकता है। सेटअप किया है इसको नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट, नार्म, जो कि हैदराबाद में बेस्ड है। ये याद रख सकते हैं कि हैदराबाद में यहां पर है। और इसके अलावा ICAR, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसका जो इसको भी आपको याद रखना है कि ये ICAR जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिए दोस्तों। ये चीजें हमसे पूछ सकते हैं फुल फॉर्म, और ये तमाम चीजें हमारे वनडे एग्जाम्स में हमसे पूछा जा सकता है। अब देखिए दोस्तों, इसका पर्पस क्या है। कृषि मेघ हमको किस चीज में मदद करेगा, मदद करता है सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिजिटल एग्रीकल्चर ऑफ नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन सिस्टम, नार्स। इसको आप फिर से दोस्तों यहाँ पे फुल फॉर्म इसको याद रखिए, हमारे एग्जाम के लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जा रहा है, इंपॉर्टेंट हो जा रहा है दोस्तों, कि डिजिटल एग्रीकल्चर, जहां भी हमारे लिए डिजिटल एग्रीकल्चर में डिजिटल का प्रयोग और उपयोग करना है, उसमें इसकी बहुत अहम भूमिका हो जाएगी। देखिए आगे यहाँ पे लिखते हैं कि नेशनल एग्रीकल्चरल हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट को किसने फंड किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो ऑफ कोर्स किया दोस्तों। इसके अलावा याद रखिए कि वर्ल्ड बैंक ने किया। ये हमारे लिए एक और चीज है कि भारत सरकार और विश्व बैंक के द्वारा ये वित्त पोषित प्रोजेक्ट है। तो याद रखेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट है, हमसे हमारे एग्जाम में कैसे पूछ देगा, पूछेगा राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना को भारत सरकार के साथ मिलकर किसने पोषित किया है। ऑप्शन ए में दे देगा विश्व बैंक, ऑप्शन बी में दे देगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन सी में दे देगा आपको कोई और बैंक का नाम, ऑप्शन डी में दे देगा मान लीजिए सॉफ्ट बैंक। तो आपको याद रखना है ये विश्व बैंक के साथ मिलकर पोषित किया जा रहा है। और उम्मीद क्या की जा रही है कि इसके द्वारा जो है हमारे जो भी नेशनल एग्रीकल्चरल एजुकेशन सिस्टम है, जो देश में एग्रीकल्चर को लेकर जो एजुकेशन का सिस्टम डेवलप हुआ है, वो और बेहतरीन होगा, रेलेवेंट बनेगा और हाई क्वालिटी होगा हमारे स्टूडेंट्स के लिए। हमारे यूनिवर्सिटी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये और बेहतर काम कर सकेगा। तो दोस्तों इस चीज को आपको याद रखना है, ये दो एक फैक्ट्स है यहाँ पे। अगले न्यूज की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम। अब ये दोस्तों आप लोगों ने ट्राइबल रिवोल्ट्स पढ़ा होगा अपने आधुनिक भारत में, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा ट्राइबल रिवोल्ट्स। जैसे दोस्त जो हमारे झारखंड से जुड़ रहे हैं, उन्होंने वहां संथाल अपराइजिंग और महान लीडर सिद्धो कान्हू का नाम सुना होगा। जैसे झारखंड से ही अगर कोई सुन रहे हैं, मुंडा अपराइजिंग, भगवान बिरसा मुंडा, रांची एयरपोर्ट भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर है। तो दोस्तों ये सब हम लोगों को याद रखना पड़ता है। अब यहां पर क्या है कि ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने ये क्या कहा है कि हम डेवलप करने जा रहे हैं ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम। जैसे अभी मैंने सिद्धो कान्हू का नाम लिया, हमने बिरसा मुंडा का नाम लिया, तो इन लोगों को लेकर ये जो भी हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में इन लोगों ने जो एक बेहतरीन काम किया है, जैसे अगर हमारे जो दोस्त नॉर्थ ईस्ट अगर कोई सुन रहे हैं तो रानी गिदलियों का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पे बहुत ही बेहतरीन योगदान दिया था। बाद में उन्हें जवाहरलाल नेहरू, पंडित नेहरू ने रानी के टाइटल से नवाजा था, और वो आजादी के बाद शिलोंग जेल से रिहा हुई थी। काफी साल जेल में उन्हें अंग्रेजों ने कैद कर रखा था। तो दोस्तों यहां पर याद रखिए कि ट्राइबल मिनिस्ट्री ने ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम बनवाने का घोषणा किया है, और फ्रीडम स्ट्रगल में वो तमाम जो ट्राइबल लोग थे, उनकी जो भूमिका थी, उनकी जो कंट्रीब्यूशंस थे, उनको यहां पर
प्रस्तुत किया जाएगा। ये तमाम जो हिस्ट्री है हमारे जो इन ट्राइबल्स के हैं, इन म्यूजियम्स में इसको दिखाया जाएगा। और ये जो ट्राइबल पीपल, जो आपको दोस्तों यहाँ पे मैं ट्राइबल्स के डेफिनेशन में नहीं जाऊंगा, लेकिन जैसे ट्राइबल आप जानते हैं कि कई बार ये हिली क्षेत्रों में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, जो अपने राइट टू लिव करते हैं, यहाँ पे अपनी जीवन यापन करते हैं, और इनकी जो तरीका है, जो इनका जिस तरीके का रहने का तरीका है, उन तमाम चीजों को यहां पे प्रदर्शित किया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहां हमसे ये चीजें तो पूछी जाएगी, मिनिस्ट्री कहती है कि 2022 तक हम इसको बना देंगे, इन तमाम जो 9 म्यूजियम है, 9 म्यूजियम दोस्तों, एक और नंबर हमारे पास आ रहा है, 9 म्यूजियम 2022 तक बन जाएगा। इन्होंने कहा है कि 2 बनने पर है और बाकी अलग अलग स्टेज पर है, बन जाएगा 2022 तक। अब जैसे दोस्तों यहाँ पे 9 म्यूजियम्स के नाम आप याद रख लीजिए। देखिए, पहला गुजरात में राजपीपला, और राजपीपला का नाम इसलिए भी याद रखिए दोस्तों कि ये जो 9 है, इनमें कहा जा रहा है कि राजपीपला लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा म्यूजियम राजपीपला में बन रहा है, गुजरात में है दोस्तों। 103 करोड़ लमसम लागत आने वाली है इसकी। और इसके अलावा देखिए दोस्तों, झारखंड में रांची में उनका कैपिटल है, इसके अलावा आंध्र प्रदेश में लंबासिंगी में, छत्तीसगढ़ में रायपुर अगेन कैपिटल है, केरला में कोझिकोड, मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा, ये इनके जो मध्य प्रदेश के अभी पूर्व चीफ मिनिस्टर थे शिवराज सिंह चौहान जी के ठीक पहले कमलनाथ जी, ये यहीं से आते हैं। तेलंगाना में हैदराबाद में, मणिपुर में सेनापति डिस्ट्रिक्ट में, और मिजोरम में मोलंगो केल्सी में, इन तमाम जगहों पे ये बनने वाला है। देखिए दोस्तों, ये प्रधानमंत्री जी ने 2016 में ही अनाउंस किया था कि ये ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम्स बनवाएंगे। 2016 का जो इंडिपेंडेंस डे का स्पीच था, उसमें प्रधानमंत्री जी ने इसको अनाउंस किया था। और ये जो है, इसमें वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, 3D, 7D, तमाम तरीके के जो प्रोजेक्शंस हैं ये दिखाए जाएंगे। तो ये तमाम बातें हो गई दोस्तों हमारे जो ट्राइबल म्यूजियम से है। अगला न्यूज है, एक इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ न्यूज है दोस्तों, पेटीएम से जुड़ा हुआ न्यूज है। पेटीएम क्या कहती है कि उन्होंने कहा है कि वो लॉन्च कर रही है, लॉन्च कर दिया उन्होंने, इंडियाज फर्स्ट एंड्रॉयड पीओएस डिवाइस। पेटीएम लॉन्च कर रही है भारत का पहला पॉकेट में एंड्रॉयड पीओएस डिवाइस, जो कि कॉन्टैक्टलेस ऑर्डरिंग और मेकिंग पेमेंट्स के लिए काफी बेहतरीन साबित होगा। देखिए दोस्तों, इस कोरोना के वक्त जहां पे हम लोगों को कहा जा रहा है कि भाई कॉन्टैक्टलेस जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, आप सामने जो भी चीजें हैं उसमें कॉन्टैक्ट कम रखें, वहां पर ये संपर्क रहित जो ये पेटीएम ने एक नया डिवाइस लॉन्च किया है, ये काफी बेहतरीन पहल दिख रही है। ये कह रहे हैं कि इसको तमाम चीजों को ये इंटीग्रेट कर देंगे पेटीएम फॉर बिजनेस ऐप से, जिससे जीएसटी कंप्लायंट बिल्स भी निकल सकेगा और जितने भी ट्रांजैक्शन है, सेटलमेंट्स, तमाम चीजें आएंगी। और इसका इंट्रोडक्टरी प्राइस इन्होंने 499 रुपए प्रति महीना रखा है। कहा है कि रेंटल बेसिस पे हम 499 रुपए चार्ज करेंगे, और ये एक फोन की तरह से डिजाइन किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, इसको याद रखिएगा कि ये लिनक्स बेस्ड पीओएस डिवाइसेस जो अभी मार्केट में, जो कंट्री में अवेलेबल है, उससे ज्यादा बेहतर, ज्यादा पावरफुल, शक्तिशाली साबित होंगे। देखिए दोस्तों, हमसे क्या क्या पूछ सकता है पेटीएम से जुड़ा हुआ, ये तो था एक न्यूज इंडिया फर्स्ट से जुड़ा हुआ। देखिए दोस्तों, आप सबको पता है कि पेटीएम जो है भारत की एक बहुत बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है। इनफैक्ट भारत में जितने भी ई कॉमर्स के जो कंपनीज हैं, उसमें तमाम में सबसे ऊपर अगर किसी का नाम है तो वो पेटीएम है। और आज के डेट में दोस्तों, इसका शुरू से ही जो कैपिटल, जो हेडक्वार्टर है, वो नोएडा में रहा है, जिसको आप जानते हैं नोएडा आपका उत्तर प्रदेश में दिल्ली से सटा हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट है। तो पेटीएम जो है ये वहां पर आपके है, और कंपनी जो है इसके आपको यहां पर याद रखना है कि फाउंडर का नाम क्या है दोस्तों, विजय शेखर शर्मा साहब इसके फाउंडर है। आप देखिए, इसको आगे मैंने मेंशन किया है। पेटीएम की स्थापना कब हुई? 2010 में। फाउंडर कौन है? विजय शेखर शर्मा सर हैं। और कहां पर इसका मुख्यालय है? नोएडा, उत्तर प्रदेश। ये तीनों ही फैक्ट्स को आप याद रखिए दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, आपके लिए मैंने कुछ और जो इसके डेटा है, इस पेटीएम ऑल इन वन पोर्टेबल जो एंड्रॉइड स्मार्ट पीओएस बन रहा है, इसका देखिए जैसे 163 ग्राम का है, 12 मिलीमीटर मोटा है, और 4.5 इंच का टच स्क्रीन है। यहाँ पे इसमें पेटीएम का जो स्कैन टू ऑर्डर सर्विस है वो भी आएगा, जिसको थाउजेंड्स ऑफ रेस्टोरेंट्स और टेक अवे जॉइंट्स ने पहले से ही रख लिया है, अडॉप्ट किया जाए, कर लिया है। इसके अलावा दोस्तों,
प्रोसेसर मजबूत होगा, ऑल डे बैटरी लाइफ होगा, इनबिल्ट कैमरा होगा ताकि जो स्कैन कर सके क्यूआर कोड्स और तुरंत आपका पेमेंट प्रोसेस हो सके। किस पे काम करेगा? 4G सिम कार्ड पे काम करेगा, वाईफाई पे भी काम कर सकता है और इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी है। तो दोस्तों ये तमाम टेक्निकल बातें हैं जो आपको याद रखनी होगी। क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर यहाँ पे रहेगा, क्लाउड आधारित सॉफ्टवेयर भी रहेगा दोस्तों, और इसके अलावा ये जो तमाम बिलिंग, पेमेंट, कस्टमर मैनेजमेंट, इन तमाम चीजों में ये आपको मदद करेगा। और जितने भी हमारे किराना स्टोर हैं, पर्सनल लॉजिस्टिक प्लेयर्स हैं, छोटे जो दुकानदार हैं, स्मॉल शॉपकीपर्स, ये तमाम इसके द्वारा डिजिटल पेमेंट्स ले सकेंगे। तो ये सब आपको याद रखना होगा दोस्तों। आपको मैंने पहले ही कहा, विजय शेखर शर्मा सर ने इसकी शुरुआत की थी। एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट लमसम $2 मिलियन का उन्होंने इसके साथ इसकी शुरुआत की, और आज के डेट में मैंने जैसे कहा सबसे मूल्यवान स्टार्टअप्स में से एक गिना जाता है, बहुत बड़ी कंपनी है। और इसके अलावा दोस्तों मैंने पेटीएम के बिजनेस ऐप की भी यहाँ पे आपको थोड़ी सी चर्चा कर दी है, और पेटीएम बिजनेस खाता भी यहाँ पे आपके बारे में आपको दे दिया है नॉलेज थोड़ा, तो आप देख सकते हैं इसको भी दोस्तों। इसके बाद अगला एक दुखद न्यूज है हमारे लिए, हमारे बीच अब राहत इंदौरी साहब नहीं रह गए। जैसा आप देख सकते हैं हमारा अगला टॉपिक नेशनल और इंटरनेशनल पर्सनालिटीज इन न्यूज पे है, और इसमें कल जो एक दुखद घटना हुई है वो है कि राहत इंदौरी साहब, जो कि बहुत बड़े पोएट थे और जिनको आप लोगों ने काफी जाना होगा, जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस, जो संजय दत्त साहब, ये भी कल की एक खराब न्यूज आई कि संजय दत्त साहब को लंग कैंसर शायद निकला है। अभी कंफर्मेशन तो पूरी तरीके से नहीं है, लेकिन एक हवा उड़ रही है और न्यूज में आ रहा है कि शायद उनको ये निकला है। उनके एक सुपरहिट मूवी मुन्ना भाई एमबीबीएस में ये लिरिसिस्ट के तौर पे इन्होंने कुछ गाने लिखे थे, जैसे एम बोले तो, और उसके अलावा इश्क, जो कि आमिर खान साहब और अजय देवगन साहब की मूवी थी जो 1997 में आई थी, इसका भी एक बहुत फेमस गाना नींद चुराई मैंने इन्होंने लिखी थी। इसके अलावा दोस्तों याद रखिएगा, इन्हें मृत्यु तो इनकी हुई, उसके एक दिन पहले कोरोना पॉजिटिव इनका निकला था कि ये कोरोना पॉजिटिव है। साल के शुरुआत में दोस्तों इन्होंने एक बहुत बेहतरीन पोएम की रचना की थी, कविता की रचना की थी, जिसका नाम था बुलाती है मगर जाने का नहीं, और ये काफी वायरल हो गई थी सोशल मीडिया में, खासकर यूथ में, यंग लोगों में ये सेंसेशन के तौर पे फैल गई थी। इसके अलावा दोस्तों इसको याद रखिए कि ये तो हम लोग जो याद रखते हैं, ये खुद बहुत बेहतरीन उर्दू लैंग्वेज, उर्दू भाषा के बहुत बेहतरीन पोएट थे। खासकर ये पेंटर भी हुआ करते थे और ये मध्य प्रदेश से जुड़े हुए थे, और लगातार ये यहाँ पर काफी चर्चा में रहे। और इनकी मृत्यु, जैसे कई लोगों ने कहा है कि भाई ये बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि इन्होंने पिछले कुछ सालों में बहुत सारी मूवी, जैसे मैंने आपको मुन्ना भाई एमबीबीएस, इश्क बोला, जंग था, खुद्दार थी, सर, घातक, बेगम जान, करीब, मीनाक्षी, मिशन कश्मीर, ऐसे कई सारे सुपरहिट मूवीज में इन्होंने काम किया था। अगला न्यूज दोस्तों आप देख सकते हैं, हर्ष कुमार भानवाला जो है, इन्हें कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड ने अपने एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के तौर पर अपॉइंट किया है। तो दोस्तों यहाँ पे कैपिटल इंडिया फाइनेंस के अगर कभी पूछ दिया जाए हमारे एग्जाम में कि चेयरमैन के तौर पे किसे अपॉइंट किया गया, तो आप याद रखेंगे हर्ष कुमार भानवाला साहब को। ये नाबार्ड के पूर्व चेयरमैन भी रहे हैं। दोस्तों अगर आप लोग ये पढ़ रहे हैं, हर दिन ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो दोस्तों हमने शुरुआत जब की थी तो हमने आज से 3-4 दिन पहले के न्यूज में नाबार्ड पे काफी विस्तृत चर्चा भी की थी। ये नाबार्ड के 2013 से 2020 तक में ये नाबार्ड से जुड़े हुए थे, और 26 मई से 2020 को इन्हें कार्यकाल से हटाया गया था। इसके अलावा दोस्तों अगर थोड़ी सी चर्चा हम कैपिटल इंडिया के बारे में करें, तो ये एक इंडिया को फोकस करने वाली कंपनी है। ये इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, मतलब एकीकृत वित्तीय सेवा मंच प्रोवाइड करती है। नए एज की, न्यू एज, नए युग की जो लोकल बिजनेसेस एंड एंटरप्रेन्योर्स, जो भी हमारे उद्यमी हैं, उनको कस्टमाइज्ड फाइनेंस सॉल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। ये तमाम चीजें इस कंपनी से आप, और हर्ष कुमार भानवाला से आप याद रख सकते हैं। दो चीज दोस्तों इस कंपनी के बारे में, मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम केशव पोरवाल, और इनका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, ये मुंबई महाराष्ट्र में है। तो ये 2-3 फैक्ट्स और आप इनके बारे में याद रख सकते हैं। अगले न्यूज की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बुक्स एंड अवार्ड, पुस्तकें और पुरस्कार के बारे में बात करते हैं।
और यहां पर आप देखिए स्वच्छ भारत क्रांति की बात हो रही है और आप फोटो में देख सकते हैं श्रीमती स्मृति ईरानी को देख सकते हैं और जल मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत को भी देख सकते हैं। तो फिर से हमारे लिए दोस्तों दो चीज आया, एक तो हमें मिनिस्टर याद रखना कि जल मंत्री, केंद्रीय जल मंत्री कौन है, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, और दूसरी चीज याद रखिए केंद्रीय कपड़ा और महिला और बाल विकास मंत्री कौन है, श्रीमती स्मृति ईरानी है। तो इन दोनों ने इस एक किताब का ऑफिशियल लॉन्च किया जिस किताब का नाम है स्वच्छ भारत क्रांति। तो दोस्तों इसको एडिट किसने किया है, श्री परमेश्वरन अय्यर जो कि डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के सेक्रेटरी हैं, इन्होंने इसको एडिट किया है और इसको ट्रांसलेट भी किया गया हिंदी में और पब्लिश किया गया है स्वच्छ भारत क्रांति के तौर पे। तो अब देखिए दोस्तों, अंग्रेजी में किताब थी स्वच्छ भारत रिवॉल्यूशन और इसी का हिंदी वर्जन जो है वो हो गई स्वच्छ भारत क्रांति, और इसका जो लॉन्च है इन दोनों मंत्रियों ने हमारे लिए किया है। तो ये किताब किस चीज पे है, सबसे पहली बात हमें ये जानना है दोस्तों, स्वच्छ भारत जो मिशन है इस चीज के ऊपर ये किताब है, ये स्वच्छ भारत मिशन के ऊपर ये किताब आई है और इसमें 35 एस्से हैं जिसमें अलग अलग लोग जिन्होंने इस प्रोग्राम में स्टेक होल्डर है, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, तमाम लोगों ने इस पर एस्सेज लिखे हैं। जैसे अगर मैं मुख्य लोगों का नाम लूं तो अमिताभ कांत साहब हो गए, अरुण जेटली जो अब हमारे बीच में नहीं रहे, रतन टाटा हो गए, सदगुरु हो गए, ये तमाम लोगों ने इस पे एस्सेज लिखा है। दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी और चर्चा कर दूं कि जो मैंने पहले ही कहा कि ये ट्रांसलेशन इस किताब की है और मैंने आपको 35 एस्से डाइवर्स रेंज के लोगों ने इस पे लिखा है, ये तमाम बातें आपको मैंने बता दी। चलिए दोस्तों एक ऐतिहासिक चीज बात कर लेते हैं और यह है स्पोर्ट्स न्यूज। दोस्तों आज के ही दिन 72 साल पहले भारत ने गोल्ड मेडल जीता था, लगातार चौथा, उस समय का चौथा लगातार गोल्ड मेडल भारत ने जीता था। किसको हराया था, ग्रेट ब्रिटेन को हराया था। दोस्तों समर ओलंपिक्स थी, ये 1948 की समर ओलंपिक्स की बात हो रही है दोस्तों, और यहां पर भारत ने ग्रेट ब्रिटेन को हराया। दोस्तों खास बात ये थी कि ये आजादी के बाद का पहला ओलंपिक्स था और आपको पता है कि आजादी के वक्त पाकिस्तान हमसे अलग हो गया था और यहां पर क्या हुआ कि पाकिस्तान के हटने के बाद ये एक डर था, थोड़ी सी ये थी कि कई सारे हमारे खिलाड़ी उधर चले जाएंगे। जैसे पाकिस्तान के खिलाड़ी इस वक्त थे जिनका नाम था अली इक्तिदार शाह डारा, जो कि 1936 के गोल्डन जो भारत ने गोल्ड जीता था 36 में वे वहां पर थे। तो ये था, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भारत यहां जीते और ये हमारे स्वर्णिम इतिहास में, गोल्डन हिस्ट्री में दोस्तों हमेशा लिखा आएगा कि भारत ने गोल्ड मेडल्स जितने जीते हैं। और यहां पे आपसे सवाल क्या पूछा जा सकता है, लास्ट टाइम भारत ने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल कब जीता दोस्तों, 1980 मॉस्को के ओलंपिक में जीता। और इसके अलावा दोस्तों एक और चीज याद रख सकते हैं कि 80 के बाद भारत ने आज तक हॉकी में कोई भी मेडल नहीं जीता है। तो गोल्ड छोड़ दीजिए, कोई भी मेडल नहीं, तो आखिरी मेडल भी भारत का कब आता है, 80 में आता है, इसको याद रखिए। उसके अलावा दोस्तों उस मैच की अगर कुछ बात कर ले, किसको हराया हमने, ग्रेट ब्रिटेन को हराया। हमारे भारत के कप्तान किशन लाल थे और डिप्टी कैप्टन केडी सिंह बाबू थे, गोलकीपर हमारे रंगनाथन फ्रांसिस थे। और इस पे एक मूवी भी बनी थी दोस्तों, इस पे गोल्ड नाम की मूवी जिसमें अक्षय कुमार थे, उन्होंने इस पे एक मूवी भी बनाई थी। और दोस्तों भारत जो है इस पूरे विश्व कप में, सॉरी दोस्तों इस ओलंपिक्स में लगातार छाया हुआ था, लगातार हर किसी को हराता गया। और शुरुआत में इन्होंने 19 गोल दागे थे और सिर्फ एक गोल खाए थे। ऑस्ट्रिया को 8-0 से हराया था, अर्जेंटीना को 9-1 से हराया था और स्पेन को 2-0 से हराया था। और इस तरह से इन्होंने जो ग्रुप के मैचेस थे उनसे क्लियर किया था। आगे चलकर सेमीफाइनल में नेदरलैंड्स को 2-1 से हराया और ग्रेट ब्रिटेन को, जैसे मैंने पहले ही कहा दोस्तों, इन्होंने 4-0 से हराया था। तो ये तमाम चीजें हमारे लिए याद आप रख सकते हैं दोस्तों। एक चीज बस बता देता हूं कि पाकिस्तान ने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था और चौथे पोजीशन पे रहे थे, ब्रोंज वाला मैच ये हार गए थे। तो ये तमाम बातें आप याद रखिए दोस्तों। अगला जो सेक्शन है हमारा बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन है दोस्तों, दिस डे इन हिस्ट्री। और इसमें आज विश्व में, इतिहास में क्या हुआ आप समझ सकते हैं। 12 अगस्त को कई चीजें हुई होंगी, उसमें हम पहला न्यूज देखिए। आज के दिन ही 1833 में शिकागो शहर की स्थापना हुई दोस्तों। शिकागो अमेरिका का देश है और ये अमेरिका में सबसे पॉपुलस टाउन है, उनका एक स्टेट है इलिनॉइस।
दोस्तों इस स्टेट का सबसे पॉपुलस सिटी है ये, और अगर पूरे यूएस की बात की जाए तो थर्ड मोस्ट पॉपुलस टाउन है ये। यहां पर दोस्तों याद रख सकते हैं कि ये लेक मिशिगन जो वहां के बहुत इंपॉर्टेंट लेक्स में आता है, इसके शोर्स पे ये बसा हुआ है शिकागो शहर। और दोस्तों ये बहुत बेहतरीन शहर है, बहुत ही खूबसूरत शहर है, इसमें एक से एक बेहतरीन इमारतें हैं और लगातार लाइफ इंडेक्स में बहुत ऊपर ये स्कोर करता है, बहुत अच्छे टाउन्स के तौर पे गिना जाता है। तो कभी अगर मौका मिले तो बिल्कुल जाइए और देखिए शिकागो को। दूसरी बात दोस्तों, आज के दिन ही विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने ऑस्ट्रिया हंगरी पर अटैक की घोषणा की। अब दोस्तों मैं यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 1 में नहीं जाऊंगा, लेकिन आप एक चीज आप लोगों के लिए यह है कि इस वर्ल्ड वॉर में कौन से साइड कौन कंट्रीज थी, इसको जरा आप जरूर देखिए। बाकी ये आपके लिए आज का मेरा पहला काम आप लोगों के लिए कि थोड़ा सा विश्व युद्ध 1 के बारे में आप देखिए। तीसरा दोस्तों, आज 1919 में विक्रम साराभाई का जन्म हुआ, जो कि भारत के इंडियन स्पेस प्रोग्राम के साइंटिस्ट नहीं है सिर्फ, ये फादर के तौर पे देखा जाते हैं। दोस्तों पोस्थुमसली बहुत ही यंग उम्र में, मात्र 52 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। पद्म भूषण इन्हें मिला हुआ है, पद्म विभूषण भी मिला हुआ है, और इनको हमेशा याद रखिए कि ये फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम के तौर पे देखा जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों याद रख सकते हैं कि इनके पिता का नाम अंबालाल साराभाई है, जिनको आप लोग हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में जब हम आधुनिक भारत पढ़ेंगे तो वहां देखिएगा कि ये साराभाई फैमिली बहुत ही प्रोमिनेंट हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली से आती है, और इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में इन्होंने बहुत ज्यादा बेहतरीन काम किया था। और दोस्तों इनकी जो वाइफ थी उनका नाम मृणालिनी था, और ये बहुत बेहतरीन क्लासिकल डांसर के तौर पर उभरती थी। तो ये आप याद रख सकते हैं दोस्तों, ये बहुत बड़ा नाम है हमारे स्पेस रिसर्च में, इतना बड़ा नाम कोई नहीं है दोस्तों। और इनकी लेगेसी अगर आप देखेंगे, जैसे अगर आप देखें विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो हमारा है ये इनके नाम पे है, जैसे आप समझ सकते हैं, सेंटर यहां लिख रहा हूं दोस्तों, सेंटर इनके नाम पर है, और ये कहां पर है, त्रिवेंद्रम में है। तो ये आप याद रख सकते हैं दोस्तों। जैसे आईएम अहमदाबाद की स्थापना में इन्होंने बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था। तो दोस्तों ये तमाम चीजें है, और लास्ट साल इनका दोस्तों 100वां बर्थ एनिवर्सरी भी मनाया गया था। इसके अलावा दोस्तों आप अगला न्यूज में देख सकते हैं, नासा ने लॉन्च किया है, क्या लॉन्च किया है दोस्तों, नासा ने लॉन्च किया अपना आज के दिन 1960 में पहला सक्सेसफुल कम्युनिकेशन सैटेलाइट इको ए। हमसे क्या पूछ सकता है, नासा का हेडक्वार्टर कहां है दोस्तों, याद रखिएगा वॉशिंगटन डीसी में, ये यहां पर इनका हेडक्वार्टर है। इसके अलावा दोस्तों हमसे दूसरा सवाल क्या पूछ सकता है, नासा का फुल फॉर्म क्या है, तो ये हमको याद रखना है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और दोस्तों लास्ट चीज जो आप याद रख सकते हैं, कब इसकी स्थापना हुई थी, 1958 में, और यहां पर इनके फाउंडर जो थे डीडी आइजनहावर, जो कि उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे, ये इसके फाउंडर थे। तो इनका नाम भी आप याद रख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला न्यूज है आईबीएम ने आज के दिन ही अपना 1981 में पहला पर्सनल कंप्यूटर दोस्तों इंट्रोड्यूस किया था, जो कि उसका प्राइस तब $16,000 रखा था दोस्तों। अब देखिए हमें आईबीएम से जुड़ा हुआ क्या पूछ सकते हैं, दो सवाल। पहला तो फुल फॉर्म बताइए, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉर्पोरेशन, ये याद रखिए दोस्तों, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉर्पोरेशन, और ये फिर एक अमेरिकन कंपनी है दोस्तों। और इसका भारत से क्या जुड़ाव है, याद रखिएगा दोस्तों, इसके सीईओ, अभी जो सीईओ हैं उनका नाम है अरविंद कृष्णा। इनके अभी के, मैं यहां पे लिख रहा हूं दोस्तों, ये देखिए अभी के सीईओ का नाम है अरविंद कृष्णा। और दोस्तों इनके आप फाउंडर का नाम याद रख सकते हैं, चार्ल्स फ्लिंट, ये फाउंडर का नाम है। तो ये तमाम बातें दोस्तों आप याद रख सकते हैं। दोस्तों आईबीएम एमएनसी है, बहुत बड़ी कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है, और 170 से ज्यादा कंट्रीज में ये फैली हुई है, तो इसको आप याद रखिए।
आगे में दोस्तों आज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बता देता हूं। सबसे जैसे इंपॉर्टेंट फैक्ट के तौर पे मैं पहले महिलाओं पे ये आधारित है। पहली महिला जिनको भारत रत्न मिला वो कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। दोस्तों जो आपका भारत रत्न है, जो भारत का सर्वोच्च अवार्ड है, हाईएस्ट अवार्ड है, ये 1954 में शुरुआत हुई और आज जब इंदिरा गांधी जी को, आज नहीं मतलब जब मिला इंदिरा गांधी जी को, तो ये 15वीं लोग थे। मतलब इनसे पहले 14 पुरुषों को ये मिल चुका था और इनके बाद इनको मिला। आगे चलकर और भी कई महिलाओं को मिला। जैसे दोस्तों आप याद रख सकते हैं यहां मदर टेरेसा का नाम, जो कि नेचुरलाइज सिटीजन है, उन्हें भारत रत्न मिला। इनके अलावा दोस्तों आप यहां पर नाम याद रखने के लिए एक और याद रखिए, अरुणा आसिफ अली का, इन्हें भी भारत रत्न मिला है। इसके अलावा आप जानते हैं लता मंगेशकर, इन्हें भी भारत रत्न मिला, और एमएस सुब्बुलक्ष्मी। ये 4 और महिलाएं हैं जिन्हें भारत रत्न मिला है। दोस्तों तो ये आप याद रख सकते हैं, ये 5 महिलाओं को भारत रत्न मिला, जिनमें पहले इंदिरा गांधी। भारत रत्न सबसे पहले 1954 में 3 लोगों को मिला था दोस्तों। उन 3 लोगों का नाम आप पता करिए, ये आपके लिए काम है। मैं एक नाम दे देता हूं, सीवी रमन, हमारे बहुत महत्वपूर्ण साइंटिस्ट, उन्हें 54 में भारत रत्न मिला। इनके अलावा 2 और लोगों को मिला, जरा उसको आप पता कीजिए। इसके अलावा दोस्तों सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। अब देखिए दोस्तों, सरोजिनी नायडू आजादी के पहले भारत की भारतीय मूल की कांग्रेस अध्यक्षा भी थी। मतलब कांग्रेस की आजादी के पहले सिर्फ 3 महिला अध्यक्षा थी, जिसमें एक श्रीमती सरोजिनी नायडू थी और ये एकमात्र महिला थी जो भारतीय मूल की थी। बाकी दोनों जो थे वे थे एनी बेसेंट, जो कि आयरलैंड से आई हुई थी, और तीसरा नाम था दोस्तों नेल्ली सेनगुप्ता, जो कि बाहरी लेडी थी, और भारत में ये जेएम सेनगुप्ता से इन्होंने शादी की और इनका नाम नेल्ली सेनगुप्ता पड़ गया। इसके अलावा दोस्तों आप याद रखेंगे, इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा गया, भारत कोकिला कहा गया। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया इन्हें महात्मा गांधी कहते हैं, भारत कोकिला इन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं। ये इनके बारे में है, और ये भारत की पहली, आगे चलकर जो मैंने कहा कि ये हमारे देश की गवर्नर बनेंगी। और दोस्तों ये भी मैं बता दूं कि स्टेट की, उस वक्त का जो यूनाइटेड प्रोविंस था वहां की बनेंगी, जो आज का उत्तर प्रदेश है। इसके बाद दोस्तों देखिए, भारत की पहली लेडी चीफ मिनिस्टर कौन है? श्रीमती सुचित्रा कृपलानी। दोस्तों ये वाइफ है जेबी कृपलानी, जो कि भारत के कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे और आजादी के पहले भारत के कांग्रेस के ये अध्यक्ष भी रहे। और सुचित्रा कृपलानी कहां की चीफ मिनिस्टर बनी? ये भी उत्तर प्रदेश की 1963 से 1967 तक ये उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर थी। दोस्तों ये याद रख सकते हैं आप इनके बारे में। इसके अलावा आप एक और नाम देखिए, श्रीमती राजकुमारी अमृत कौर का। देखिए दोस्तों, भारत की पहली लेडी सेंट्रल मिनिस्टर कोई बनी तो ये थी, और ये कौन सी मिनिस्ट्री बनी, इनको हेडिंग था, ये हेल्थ मिनिस्ट्री में ये हेड कर रही थी, हेल्थ मिनिस्टर थी। और ये 1947 से 57 तक ये भारत की हेल्थ मिनिस्टर रही और इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेंबर रही, और जो बॉडी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसकी भी मेंबर रही। और आखिर में दोस्तों मैंने पहले ही कहा कि पहली वुमेन प्रेसिडेंट एनी बेसेंट, मैंने जैसे कहा 3 महिलाएं कांग्रेस की अध्यक्षा बनी, और उसमें पहली कौन थी? एनी बेसेंट, जो कि आयरलैंड से थी, दूसरी सरोजिनी नायडू और तीसरी नेल्ली सेनगुप्ता। इसके अलावा दोस्तों कुछ और इंफॉर्मेशन, जैसे पहली वुमेन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनी उनका नाम मिसेस रमा देवी था। जो पहले वुमेन जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनी उनका नाम दीपक संधू है। जो पहली वुमेन लोकसभा की स्पीकर बनी मीरा कुमार, उनका नाम था मिसेस मीरा कुमार, जो कि बाबू जगजीवन राम, जो कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर थे जब 71 का भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, उनकी पुत्री थी। इसके अलावा भारत में पहली वुमेन प्रेसिडेंट यूएन जनरल असेंबली की कौन है दोस्तों? विजय लक्ष्मी पंडित, ये डिप्लोमैट थी, और ये जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे उनकी बहन थी, और ये वुमेन प्रेसिडेंट बनी यूएन जनरल असेंबली की। और आखिर में दोस्तों पहले वुमेन एडवोकेट भारत की कौन है? कॉर्नेलिया सोराब जी। तो दोस्तों इन तमाम फैक्ट्स को याद रखिए, ये तमाम फैक्ट्स हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तमाम फैक्ट्स को मैंने आपके लिए आज दे दिया है, इसको याद रखिए, ये डेटा आपके लिए है, बहुत एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये जो हमने सेशन लिया ये एक ऐसा सेशन होगा जिससे शायद हमारे एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आ जाए।
दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। आज के अभ्यास प्रश्न को देख लीजिए। कब इंटरनेशनल यूथ डे सेलिब्रेट होता है? हमने अभी जस्ट बात की 12 अगस्त को। इसके अलावा दोस्तों स्वच्छ भारत क्रांति क्या है? अभी हमने देखा ये एक किताब है। तो आपको किस तरह के सवाल आ सकते हैं आप देख सकते हैं। कौन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के तौर पे कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के अपॉइंट हुए? अभी हमने देखा हर्ष कुमार भानवाला। इसके अलावा दोस्तों वर्ल्ड एलिफेंट डे कब मनाया जाता है? दोस्तों ये एक इंफॉर्मेशन आपके लिए 12 अगस्त को। इसके अलावा राहत इंदौरी जिनकी मृत्यु हो गई वो क्या थे? हमने अभी देखा दोस्तों वो गीतकार एवं शायर थे। इसके अलावा अक्षय कुमार की जो फिल्म गोल्ड थी ये किस गेम से जुड़ी हुई थी? हमने अभी पढ़ा ये हॉकी से जुड़ी हुई थी। हु इज द फाउंडर ऑफ पेटीएम? दोस्तों अभी हमने देखा विजय शेखर शर्मा। तो दोस्तों ये तमाम बातें थी 12 अगस्त के डेली न्यूज एनालिसिस से। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये सेशन आपको पसंद आया होगा। दोस्तों ये आपके लिए किया जा रहा है। आप लोगों को तमाम एग्जाम्स, चाहे वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो या पीओ के एग्जाम्स हो या एसएससी के एग्जाम्स हो, इन तमाम एग्जाम्स में जनरल नॉलेज की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हम आपको देते रहेंगे। दोस्तों ये आपका चैनल है, ये चैनल बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रिपरेशन ये आपके लिए किया गया है। कृपया करके इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को बताएं। और मुझे उम्मीद है कि आप लगातार ऐसे ही पढ़ते रहेंगे और इस एग्जाम के लिए आप लोगों को मेरा बेस्ट ऑफ लक हमेशा है। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हमेशा रहेंगी दोस्तों। तो इस सेशन से इतना ही कुछ, अगले सेशन में फिर मिलेंगे। गुड बाय, थैंक यू।